आज का हमारा विषय है वो है रक्त से संबंधित सामान्य रोगों की जानकारी। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो रक्त है उससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या कौन कौन से एक सामान्य मोस्टली या कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ल्यूकेमिया है। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो सामान्य रूप। तो आज की कक्षा इन्हीं कुछ के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो आज का जो विषय वस्तु है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आज का जो उसके माध्यम से हम बीमारियों के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और जितनी बीमारियां हैं रक्त से संबंधित उनके कुछ लक्षण, कारण और उनके जो बचाव हैं या जो उपाय हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आइए सबसे पहले ये आज के जो शिक्षण बिंदु हैं या जो आपके जो कक्षा में या आपके जो सिलेबस में रक्त से संबंधित जो बीमारियों की चर्चा की गई है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है एनीमिया, दूसरा है ल्यूकेमिया और तीसरा है पॉलीसाइथीनिया। इसके अलावा कुछ अन्य भी है जैसे हीमोफीलिया। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि रक्त से संबंधित। तो सबसे पहले जो एनीमिया है वो क्या है। एनीमिया से तात्पर्य भी कहा जाता है और इसका एक सीधा सा साधारण मतलब ये होता है कि हमारा जो रक्त है उसकी कमी हो जाना, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना ही एनीमिया माना जाता है या रक्त अल्पता कहा जाता है कि अगर शरीर में खून की कमी हो रही है वही क्या है, एनीमिया है। अगर इस शब्दों में देखा जाए तो एनीमिया होता है कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो कि रक्त को एक रंग प्रदान करता है, उसकी अगर मात्रा में कमी हो रही है वो एनीमिया है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है। हीमोग्लोबिन में एक होता है हीम जो कि लोह वर्णक है और दूसरा होता है ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन होती है। ये दोनों आपस में मिलजुल के बने हुए होते हैं। हीम जो भाग होता है वो केवल 5% होता है, जबकि जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो लगभग 95% होती है। ये बाद में टूट भी जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन है उसका अन्य में यूज हो जाता है। टूटने के बाद जो हीम या लोह वर्णक होता है उसका बॉडी फिर दोबारा यूज कर लेती है। अगर देखा जाए तो जो एनीमिया है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही, और हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो है कि पूरे शरीर ऑक्सीजन को प्रवाहित करना, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाह होता है वो भी किया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन में ही अगर कमी आ जाती है तो इससे क्या होगा कि जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन की जो आपूर्ति की मात्रा है उसमें कमी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाएगा। अगर ये देखा जाए कि शरीर में जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क, अगर उसमें पर्टिकुलर टाइम में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो जो कोशिकाएं डेड होना शुरू हो जाती हैं और उनका रिपेयरिंग भी नहीं होता है। अब जो जिसमें कि हीमोग्लोबिन एक मुख्य भूमिका निभाता है, ये देखा गया है इसकी जो मात्रा होती है वो पुरुषों में लगभग 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है, जबकि महिलाओं में लगभग 12.5 होनी चाहिए एक प्रॉपर वे में देखा जाए, लेकिन आते हैं तो लगभग 11 से आसपास होती है। अगर इन्हीं की मात्रा में कमी हो जाए तो वही क्या है, एनीमिया है। अब जान लेते हैं कि अगर एनीमिया है तो उसके लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले थकान या कमजोरी का अनुभव होता है। जैसे अगर देखा जाए किसी को एनीमिया है या हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है तो ये देखा जाते हैं तो आप 4-5 सीढ़ियां भी आसानी से नहीं चढ़ पाओगे। तो उससे पता चल रहा है कि आपको कमजोरी है, में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बॉडी का जो कलर है देखा जाए त्वचा, होठ, मसूड़े, आंख, नाखून, हथेलियां ये कुछ हल्की सी पीली हो जाती हैं, क्योंकि जो बॉडी के वर्णक होते हैं बिलरुबिन और बिलबर्डिन थोड़े से वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इनका प्रभाव यहाँ भी देखा जाता है। चक्कर आना या बेहोशी छाना ये कॉमन है। हांफना, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, प्रॉपरली आपको ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाए तो इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत होगी। दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, शिशुओं और बच्चों का धीमा विकास। अगर मान लो जो छोटे बच्चों को अगर एनीमिया है या जो महिलाएं हैं अगर उनको एनीमिया है, और जो एनीमिया है वो मोस्टली महिलाओं में कॉमनली देखा जाता है ज्यादातर में। अगर भारत की बात की जाए तो मोस्टली महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं।
शिशु बच्चों का विकास को अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे हैं, जब उनकी ग्रोथ होती है ज्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं। अगर मान लीजिए यही कमी हो जाएगा तो उनका जो विकास है वो प्रॉपरली। एनीमिया का जो अगर कारण की बात की जाए तो कारणों में ये देखा गया है कि शरीर में मोस्टली अगर आयरन की कमी होती है तो वो एनीमिया का कारण है। अगर फोलिक एसिड प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है वो भी है, विटामिन अगर ये भी प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ये सब यही कारण होते हैं। दूसरे की अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आप मतलब बीमारी की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा लगातार रह रही है, और आपने देखा भी होगा कि हमारे कोई एक सामान्य पुरुष है या मनुष्य है, अगर वो कुछ दिन बीमार रहता है फिर अपना वो टेस्ट करा है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन की मात्रा सभी कम हो जाती है। और अगर यही अवस्था बहुत ज्यादा दिन तक रहे तो एनीमिया एक कारण बन ही जाता है। और नेक्स्ट ये होता है कारण में कि अगर मान लीजिए चोट गई है और बहुत ज्यादा शरीर से खून का प्रवाह हो गया तो ये भी एक एनीमिया का कारण है। हरी सब्जियों का प्रॉपर्ली ना खाना, क्योंकि अगर आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो आपको फोलिक एसिड भी नहीं मिलेगा, आयरन भी आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है, जैसे अभी इस पर बात हो गई थी कि जैसे बहुत लंबे समय तक अगर आप बीमार रहते हैं, अगर आपको फीवर आ रहा है तो एनीमिया का कारण बन जाता है। दुर्घटना, चोट अगर ऐसा कुछ हो गया है तो ये भी कुछ कारण होते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए हमारी आहार नाल है, आमाशय है, आते हैं, ये अगर इनमें इन्फेक्शन हो गया है और लगातार इनसे खून निकल रहा है, या मान लीजिए पेट में अल्सर हो गया है, अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है या उसका स्त्रावण अगर ज्यादा हो रहा है तो ये भी एक एनीमिया का कारण है। उसके बाद थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अगर एनीमिया किसी को हो जाता है तो इसके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। तो लक्षणों में अगर देखा जाए तो बात हो गई थी कि त्वचा है वो सफेद दिखाई देती है, बॉडी का जो कलर है वो हल्का सा पीला हो रहा है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं। अगर निदान और बचाव, उपचार अगर ये देखे जाएं तो एनीमिया का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है सीबीसी परीक्षण, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि जो आपका रुधिर है, जो रक्त है, उसमें आरबीसी की जो मात्रा है वो कितनी है, डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो कितनी हो गई है, प्लाज्मा और जो हीमोटोक्रिट वैल्यू होती है वो कितनी रह गई है, प्लेटलेट की मात्रा क्या है, हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, देखा जाए तो आप कह सकते सीबीसी परीक्षण के ये सभी पता लग जाता है। अगर आप सीबीसी परीक्षण कराते तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में किसकी कमी हो रही है। अब हालांकि सीबीसी परीक्षण के द्वारा कुछ लोगों में देखा जाए तो पॉलीसाइट का भी पता चल जाता है, ल्यूकेमिया है उसके माध्यम से उसका भी पता चलता है। अगर देखा जाए का निदान और उपचार क्या हो सकता है तो सबसे तो मेन यही है कि आपको जो आयरन सप्लीमेंट है इसको लेना है। प्रतिदिन लगभग 6 से 8 ग्लास आपको तरल पदार्थ भी लेने हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, अंडा, फल, दुग्ध उत्पाद, मछली है, रोजाना भीगे हुए बादाम है, ये लेने हैं। और आहार में कुछ ऐसे पोषक पदार्थों को शामिल करना है जिनमें कि आयरन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो और वो थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट भी हों। एनीमिया, अब बात है ल्यूकेमिया की। ल्यूकेमिया का तात्पर्य ये होता है कि डब्ल्यूबीसी का ज्यादा बनना, और इसको सामान्यतः रक्त कोशिका कैंसर भी कहते हैं। ये देखा गया है कि जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बनने लग जाती है और जब है या प्लेटलेट हैं, अगर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उसे क्या ल्यूकेमिया कहा जाता है। जैसे अगर रक्त में कोशिकाएं हैं या प्लेटलेट भी हैं, तो सिंपल है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती जा रही है, आरबीसी की संख्या बहुत कम होती जा रही है। अगर रेशो की बात, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो है 600 अनुपात होता है,
अगर 600 आरबीसी हैं तो लगभग 1 डब्ल्यूबीसी उसके आप में पाई जाती है। जो ल्यूकेमिया है उसके लक्षण क्या है? अगर कारणों की बात की जाए कि जो ल्यूकेमिया है उसके कारण क्या होते हैं, तो ये देखा गया है कि इसके कारण वातावरणीय भी हैं और आनुवंशिक भी हैं, दोनों ही कारण है इसके। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो ल्यूकेमिया है वो आनुवंशिक प्रवृत्ति के कारण हो गया हो, जैसे मान लीजिए परिवार में किसी और को है, इसलिए वो आनुवंशिक रूप से दूसरे लोगों में भी देखा जा रहा है। डाउन सिंड्रोम भी इसका एक कारण होता है। डाउन सिंड्रोम से तात्पर्य होता है कि ये मनुष्य का जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो जो गुणसूत्र हैं वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं, हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, मतलब एक पेयर है, आप कह सकते हैं कि 2 गुणसूत्र एक साथ पाए जा रहे हैं। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें ये देखा गया है कि 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वहां पर एक अतिरिक्त प्रति पाई जाती है गुणसूत्र की। तो उसमें ऐसे हो सकता है कि XYY हो जाए, XXY हो जाए, मतलब सीधा है कि एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है। तो कभी कभी ल्यूकेमिया का कारण वो भी होता है। नेक्स्ट है कि रेडिएशन भी हो सकता है ल्यूकेमिया का कारण। कीमोथेरेपी भी हो सकती है कि मान लीजिए आप कभी बीमार रहे और आपने किसी बीमारी के लिए कीमोथेरेपी करवाई है या मान लीजिए रेडिएशन रहा है, तो ये कुछ संभावनाएं बनती हैं जिनके कारण ल्यूकेमिया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ल्यूकेमिया है उसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं कि कितने प्रकार का है। तो ये देखा गया है कि इसमें 1-2 प्रकार हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। जो एक्यूट है उसका मतलब होता है कि वो जो कोशिकाएं हैं उसका जो बनना है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से हो रहा है और ये अपना प्रभाव थोड़ा ज्यादा जल्दी दिखाता है। जो क्रोनिक है उसमें गति थोड़ी धीमी हो जाती है, मतलब डब्ल्यूबीसी का जो उत्पादन है वो थोड़ी धीमी गति से हो रहा है, उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा दिनों के बाद दिखाई देता है। एक्यूट का ये है कि जब बोन मैरो और खून में जो सेल्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको एक्यूट ल्यूकेमिया कहा जाता है। कारण ये होता है कि जो कोशिकाएं हैं अगर उनमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो जाता है तो वो अपने डीएनए में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेती हैं, और अगर डीएनए में परिवर्तन होगा तो या तो उनका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या वो अविकसित प्रकार की हो गई हैं या उनका जो शेप और साइज है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। अगर ये सभी परिवर्तित हो रहा है तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। पता लगाने के लिए कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, उनका शेप साइज क्या हो गया है, उत्पादन क्या है, तो उसके लिए भी आपको सीबीसी परीक्षण ही करवाना है और उससे पता चल जाएगा। दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक से तात्पर्य होता है कि जब शरीर में अविकसित सेल बन जाते हैं और बाकी सेल सही होते हैं और वे सही तरीके से काम भी करते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी होती है और धीरे धीरे व्यक्ति को थोड़ी सी गंभीर स्थिति में पहुंचाती है। होता यह है कि जो बोन मैरो है जब डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करती है तो जो अविकसित प्रकार की या जो असामान्य प्रकार की डब्ल्यूबीसी बन जाती हैं, जो सही वाली डब्ल्यूबीसी होती हैं उनको वो बाहर फेंक देती हैं और अपना प्रभाव दिखाने लग जाती हैं। लिम्फोसाइटिक से मतलब होता है कि जब बोन मैरो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो बहुत ज्यादा करने लग जाए। एक और प्रकार होता है माइलोजेनस ल्यूकेमिया, और इसमें ये होता है कि जब बोन मैरो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट इत्यादि का बनना ही मतलब सारी चीजों को बहुत ज्यादा बनाने लग जाए, तो ये प्रकार ये है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलीसाइथीनिया की। तो जो पॉलीसाइथीनिया है इसका मतलब होता है कि रक्त में जो आरबीसी है उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या आप कह सकते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सभी बढ़ रहे हैं। और अगर ये सभी बढ़ रहा है तो क्या होगा कि जो प्लाज्मा वाला अवस्था होती है या जो तरल पदार्थ होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। होना यह है कि जो शरीर की बोन मैरो है वो जरूरत से ज्यादा आरबीसी बनाने लग जाता है, और अगर बहुत ज्यादा आरबीसी बनेंगी तो उससे क्या होगा, जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाएगा, और अगर रक्त गाढ़ा होता है तो उसका प्रवाह धीमा हो जाएगा। अगर धीमा रहेगा तो वो रुक रुक के जा रहा है। उससे ये भी होगा कि पता चलता है कि बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, गठिया का रोग देखने को मिले, जो जॉइंट होते हैं वहां पर दर्द होना शुरू हो जाए। ये सभी कुछ कारण वहां देखने को भी मिलते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया का सीधा सा मतलब है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करने लग जाता है बोन मैरो, तब ये चीज बनती है।
इसके लिए ये है कि वातावरण भी जिम्मेदार होता है, और दूसरा ये माना गया है कि एक जीन होता है जिसे JAK2 या जीनस काइनेज भी कहा जाता है। ये एक जीन है जो कि पॉलीसाइथीमिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगर मान लीजिए कि पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन बन गई है, तो इसका पता लगाने के लिए आपको वही करवाना है, CBC परीक्षण। जो पॉलीसाइथीमिया है उसके कुछ लक्षणों को अगर देख लेते हैं तो बॉडी में दर्दनाक सूजन है, क्योंकि जो प्रवाह है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें जो रुधिर का प्रवाह है वो बहुत ज्यादा धीमी गति से जा रहा है, या आप कह सकते हैं रुक रुक के जा रहा है, तो स्वेलिंग आएगी। वजन भी घट रहा है, इरिटेशन होने लग जाता है, ये कॉमन सा लक्षण होता है खुजली का होना। बुखार, सिर दर्द, चोट, चक्कर आना, थकान, दुर्बलता, धुंधली दृष्टि, सुन्न होना और सांसों की कमी, ब्लड का प्रवाह धीमा है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन बनती है, RBC का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ चीजों का कम ही हो जा रहा है, तो ये पता चलता है कि सब कुछ गड़बड़ हो ही जाना है। प्रभाव में ये देखा गया है कि जो हमारी धमनी और सिराएं होती हैं वहां पर थक्के बनने लग जाते हैं। अगर थक्का बनेगा, धमनी और सिराएं अवरुद्ध होंगी, तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का ये कारण भी बनते हैं। गठिया का कारण भी कभी कभी यही हो जाता है, क्योंकि जो जॉइंट है वहां पर स्वेलिंग आ रही है, अगर स्वेलिंग आएगी तो वहां दर्द भी होगा। बात कर लेते हैं कि जो पॉलीसाइथीमिया है उसमें दो प्रकार देखे गए हैं, एक होता है एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं निरपेक्ष, और दूसरा होता है रिलेटिव जिसे कहा गया है सापेक्ष। जो एब्सोल्यूट या निरपेक्ष है उससे मतलब होता है कि जब RBC का प्रोडक्शन बोन मैरो बहुत ज्यादा करने लग जाए, मतलब एक लिमिट से ज्यादा होने लग जाए, मतलब RBC की संख्या पता चलता है कि 6 से 9 मिलियन के आसपास हो जाती है, तो उसको एब्सोल्यूट कहा गया है। जबकि रिलेटिव का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा है उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। दोनों ही कंडीशन वही होती है, RBC की प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो भी प्लाज्मा का लेवल कम हो जाएगा, और अगर मान लीजिए स्वतः ही प्लाज्मा का लेवल कम होता है तो WBC का जो प्रोडक्शन है वो वैसे ही भी ज्यादा रहेगा। जो रिलेटिव होता है उसका कारण ये देखा गया है कि कभी कभी मान लीजिए मनुष्य जल जाता है, या कभी कभी डिहाइड्रेशन है, स्ट्रेस है, बॉडी का जो वेट है या वजन है वो कम हो रहा है, तो इसका कारण कभी कभी ये भी बनता है। अब जो पॉलीसाइथीमिया है उसका कुछ कारण अगर देखा जाए तो सीधा सा है कि इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसका बहुत ज्यादा बनना, ये भी होता है। जो जीन्स होते हैं हमारी बॉडी के वो कभी कभी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, ये भी एक कारण होता है। और सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी अगर कोशिका है या हमारा जो DNA है, अगर उसमें अचानक से कोई भी परिवर्तन हो जाए तो उसका जो सीक्वेंस है, DNA का जो अनुक्रम बना हुआ है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, और अगर यही सीक्वेंस गड़बड़ होगा तो उसके कुछ विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। म्यूटेशन में ये माना गया है कि ये आनुवंशिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यही है कि ज्यादातर ये देखा गया है कि म्यूटेशन कुछ समय के लिए होता है और वो आगे वाली पीढ़ी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। अब बात कर लेते हैं जो पॉलीसाइथीमिया है उसका उपचार करने के लिए करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको CBC परीक्षण करवाना है और उसके माध्यम से पता लगाना है कि आपका RBC का जो प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है, प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो कितना कम हो गया है, WBC प्लेटलेट उनका जो काउंट है वो कितना हो गया है। दूसरा फ्लेबॉटमी करवाना है। इससे क्या होता है कि जो रक्त की बढ़ी हुई RBC की जो संख्या होती है उसको इस प्रक्रिया के माध्यम से निकाल दिया जाता है। एंटीहिस्टामिन दवाएं लेती हैं, क्योंकि अगर शरीर में खुजली हो रही है तो एंटीहिस्टामिन दवाओं के माध्यम से उनको कम किया जाता है। कुछ ऐसी दवाएं डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि RBC के प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर देती है। कॉमन सी एक दवा दी जाती है जिसे कहा गया है एस्प्रिन, और ये ऐसी दवा होती है जो कि हार्ट स्ट्रोक है या मान लीजिए इसको कम करती है। और सबसे कॉमन ये है कि रक्त को पतला करने के लिए कुछ दवाएं लेनी है, क्योंकि रक्त पतला होगा तभी उसका प्रवाह भी ठीक प्रकार से होगा। आज का टॉपिक बस इतना ही था। उसके बाद थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक हीमोफीलिया है ना,
हीमोफीलिया से मतलब होता है कि अगर किसी को हीमोफीलिया देखा गया है कि आनुवंशिक बीमारी है, अगर ये किसी को हो जाती है तो वही देखा गया है कि अगर पुराना कुछ रिकॉर्ड रहा हो परिवार में, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, अगर इनमें किसी में ये प्रभाव देखा गया है तो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी देखा जाता है। इसके लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 13 ये कुछ प्रभावशाली होते हैं। हीमोफीलिया में ये है कि महिलाओं में महिलाएं होती हैं हीमोफीलिया के लिए कैरियर होती है। प्रभाव इनमें पूरा पूर्ण रूप से कभी कभी ही आता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं अगर उनके दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के जीन रहेंगे तभी ही वो इससे संक्रमित होंगी, वरना वो अगर एक पर उपस्थित रहता है तो वो कैरियर के रूप में, वाहक के रूप में कार्य करती हैं। अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये देखा गया है कि जो हीमोफीलिया है के जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जा रहे हैं, तो पुरुषों में तो एक ही एक्स गुणसूत्र है, तो अगर उनके एक एक्स गुणसूत्र पर भी ये प्रभाव आता है तो उनको ये बीमारी होगी। तो ये तो रहा हीमोफीलिया से संबंधित कुछ सामान्य सी जानकारी। आज का जो विषय रहा है उससे हम ये जान पाए हैं कि जो रक्त से संबंधित कुछ हमारी सामान्य सी बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं और इनके बचाव और उपचार क्या है और हम किस प्रकार से इनसे थोड़ा सा बच सकते हैं। तो बचने के लिए बस वही है कि एक हेल्दी लाइफ जीना है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।